रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी जिसमें नेपाल की एक लड़की और एक लड़का थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। शायद उस लड़की का नाम सृजना द्विवेदी ऐसा कुछ करके था। अच्छा, वो लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। उसके बाद में मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो उसके बाद में दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में जो लड़का और लड़की होते हैं वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए यूएसए यानी कि अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद में अचानक से जो लड़का होता है उसके सर में बहुत तेज़ का दर्द उठता है। जब सर में दर्द उठता है, जांचें वगैरह कराई जाती हैं, तमाम टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, तो पता चलता है कि इस लड़के को ब्रेन ट्यूमर है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है, लड़के के ऊपर बिजली सी कौन जाती है। ये बात उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका को पता चलती है। उसको भी बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। लेकिन जो पत्नी प्रेमिका सृजना थी वो अपने उस पति को संभालती है और संभालने के बाद में कहती है कि तुम घबराओ मत, जो भी पॉसिबल होगा हम लोग कोशिश करेंगे और तुम्हें ठीक कराकर दम में दम लेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने उसकी वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर देखी थी। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में वक्त की स्पीड कुछ ऐसी है कि हर स्टोरी कहीं ना कहीं दबी रह जाती है। और ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी कि आज के ज़माने में अगर इस प्रेम कहानी के ऊपर किताबें भी लिख दी जाएँ तो कम है। सृजना ने अपने पति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, उसकी एक बच्चे की तरह केयर की। लेकिन दोस्तों, होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। आखिरकार जो उसका पति था उसको इस दुनिया से जाना पड़ा और जिसकी गहरी चोट, गहरी छाप वो अपनी पत्नी के दिल पर छोड़ के चला गया। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें, ये सारी कहानी मैं आप लोग को आज क्यों सुना रहा हूँ, जबकि ऑलरेडी मैं इस कहानी को आप लोग को सुना चुका। दरअसल दोस्तों, आज के इस दौर में हमारे इस देश से, जिस देश में हम रहा करते हैं, भारत देश हमारा प्यारा देश, यहीं पर कुछ पति और पत्नी के रिश्ते को कुछ इस तरीके से कुछ लोग कलंकित कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता है पति और पत्नी का, इस रिश्ते से कहीं ना कहीं इंसान का मोह भंग होने लगा है। इंसान सोचने लगा है कि अगर पत्नी ऐसी ही होती है तो भला क्यों शादी की जाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखे होंगे इस समय बहुत सारे केसेस निकल के आए, चाहे मेरठ में मुस्कान वाला केस हो, उसके अलावा एक और नीले ड्रम का केस हो, उसके अलावा एक और सांप से डसवाकर उसने अपने पति को मारा। अभी हाल ही में सोनम ने जो राजा रघुवंशी का हनीमून ट्रिप पर ले जाकर वहाँ पे कत्ल करवाया। उसके अलावा भी अनगिनत स्टोरियाँ मैं आप लोग को सुना चुका हूँ जिसमें पत्नी ने शादी के बाद महज कुछ ही दिन के अंदर अंदर अपने पति की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या करवा दी। और दोस्तों, ये जो स्टोरी हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये सोनम पार्ट 2 है। ये कहानी भी आप लोग को कुछ इस तरीके से अंदर ही अंदर झकझोर के रखेगी कि आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा कि आज का जो इंसान है ये कितना ज़्यादा गिर चुका है, कितना ज़्यादा नीच हो चुका है। इसमें अगर एक इंसान गलत है तो दूसरा इंसान तो सही हो सकता है। ये वीडियो आप लोग को बहुत बड़ी सीख भी देगी, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। और बिहार में एक ज़िला लगता है औरंगाबाद ज़िला। ये जो औरंगाबाद ज़िला है, यहीं पर एक थाना आता है, नवीन नगर थाना। और ये जो नवीन नगर थाना है, इसी के अंतर्गत एक गांव आता है, बड़बान गांव। और इसी बड़बान गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इसमें एक लड़का है 25 साल का, प्रियांशु। और प्रियांशु जो है ये वाराणसी से लौट रहा है। 24 जून साल 2025 का ये वाक़या है। वाराणसी से लौट रहा है। लौटने के बाद में अब ये ट्रेन में बोर होता है। तो नई नई शादी हुई थी, महज 45 दिन अभी इसकी शादी को हुए ही थे। तो उसके बाद में ट्रेन में बैठा बैठा जब बोर होता है तो अपनी पत्नी को कॉल लगा लेता है, उससे बातचीत शुरू कर देता है। उससे बताता रहता है कि अभी वो वहाँ आ गया, अभी वो वहाँ आ गया। अच्छा, इधर जो पत्नी थी प्रियांशु की, जिसका नाम गुंजा सिंह था, ये भी अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसको बार बार कॉल कर यही पूछा करती थी कि तुम अभी कहाँ पहुँचे हो और कितने समय तक पहुँच जाओगे। अच्छा, पति भी बेचारा बार बार अपनी पत्नी को कॉल कर ये सारी अपडेट्स उसको लगातार दे रहा था। उसके बाद में अंततः जब इसे उतरना होता है, उसके बाद में जो इसकी ट्रेन थी जब इसके स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है, क्योंकि जो वाराणसी चंदौसी गया हुआ था, तो वीरनगर रोड रेलवे स्टेशन है एक जगह बिहार में। तो वहीं पर जब इसकी ट्रेन पहुंचने वाली होती है तो ये अपनी पत्नी को कॉल करता है। और अपनी पत्नी गुंजा से कॉल करने के बाद में कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बीननगर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला हूं और गांव से मेरे 2 दोस्त मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ में बाइक से अपने गांव बड़बान आ जाऊंगा। अच्छा, पत्नी जब ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है। उसके बाद में अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है।
लेकिन दोस्तों जो दोस्त गए हुए थे उसको लेने के लिए वो अपनी बाइक पर इस प्रियांशु को बिठाते हैं। बैठाने के बाद में ये रात के समय आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह लगती है लिम्बो खोद गाँव। ये जो लिम्बो खोद गाँव है, इसी गांव के पास में जंगल के रास्ते पर अचानक से प्रियांशु की गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है। वो लोग गाड़ी को रोकते हैं। अब जैसे ही प्रियांशु कुछ समझ पाता, इससे पहले ही जो दो लोग सामने गाड़ी पे बैठे हुए थे वो प्रियांशु के ऊपर फायर कर देते हैं और तकरीबन 4 गोलियां प्रियांशु को मारी जाती हैं। अब दोस्तों उसके बाद में जो प्रियांशु के दोस्त होते हैं, क्योंकि जो लोग गोली मारे थे, जो लोग उस दूसरी गाड़ी पे थे, वो तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद में जो दोनों दोस्त प्रियांशु के साथ में थे वो तुरंत प्रियांशु को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं और साथ के साथ प्रियांशु के घर पर कॉल करके कह देते हैं कि प्रियांशु की किसी ने गोली मार दी है और हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब ये लोग प्रियांशु को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इधर प्रियांशु के परिवार वाले भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों प्रियांशु की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब कहें या फिर यूँ कहें कि प्रियांशु की शायद मौत थी और हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान ही प्रियांशु की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह था कि प्रियांशु अपनी शादी के बाद अपनी बहन के यहाँ वाराणसी के चंदौसी गया हुआ था, चंदौली। वहाँ से लौट रहा था, वीरनगर रेलवे स्टेशन पे आके उतरा। उसके बाद 2 दोस्त लेने के लिए गए और रास्ते में जो लिम्बो खोद गांव है वहीं पर इसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, क्यों की, क्या रीज़न है, ये सारे सवाल जो घर वालों को थे वो परेशान कर रहे थे। लिहाजा घर वाले तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। डेड बॉडी, चूँकि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। उसके बाद में पुलिस वाले इन घर वालों से पूछताछ करते हैं, क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ या किसी से कोई पुराना विवाद, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है तो बताओ। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि साहब ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। हम तो सीधे साधे लोग हैं और ना हमारी किसी से दुश्मनी, ना किसी से रंजिश। भला कौन हमारे बेटे की इतनी बेरहमी के साथ में हत्या कर सकता है, इस बारे में साहब हमें नहीं पता। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो यहाँ पर जो प्रियांशु की पत्नी गुंजा सिंह है उससे पूछताछ करते हैं। गुंजा सिंह भी वही सारी बातें बताती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को इस पूरे एंगल में छानबीन तो करनी थी, प्रूफ चाहिए था, लेकिन प्रूफ पुलिस वालों के पास में था नहीं। लिहाजा पुलिस वाले उस पूरे एरिया के रेलवे स्टेशन से लेकर जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास थे वो सीसीटीवी कैमरास को खंगालते हैं। वहाँ पर भी कुछ मिलता नहीं है। इसलिए पुलिस वाले जो 2 व्यक्ति प्रियांशु को लेने के लिए गए थे उन दोनों व्यक्ति को उठाते हैं और उन दोनों लोगों से पूछताछ करते हैं। शक के आधार पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने ही कोई साजिश रची हो। लिहाजा जब इन दोनों लोगों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों वही बातें बताते हैं जो कुछ हुआ था। लगातार पूछताछ करने के बाद में इन दोनों से पुलिस वालों को कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिलती है जिसके आधार पर पुलिस कम से कम इस केस का खुलासा कर सके। इसके बाद जो पुलिस थी ये प्रियांशु का मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद में प्रियांशु की कॉल डिटेल्स निकालती है। अब दोस्तों जब प्रियांशु की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि प्रियांशु अपनी पत्नी से लगातार टच में था सफ़र के दौरान। अब पत्नी से लगातार टच में था। जब वो वीरनगर रेलवे स्टेशन पे पहुँचने वाला था तब भी उसने अपनी पत्नी को कॉल किया था। तो ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं पत्नी के ऊपर डाउट हुआ, क्योंकि आज के ज़माने में पत्नी बहुत ज़्यादा साजिश कर रही है। इसलिए पुलिस वाले जो थे, अब ये जो प्रियांशु की पत्नी गुंजा सिंह है इससे इसका मोबाइल मांगते हैं, लेकिन जो गुंजा सिंह होती है ये अपना मोबाइल देने से इनकार कर देती है। अब इसी वजह से पुलिस को गुंजा सिंह के ऊपर शक हो जाता है। लिहाजा पुलिस वाले अब गुंजा सिंह के मोबाइल का CDR निकालते हैं। और यहाँ पर जब पुलिस वाले गुंजा सिंह के मोबाइल का CDR निकालते हैं तो जिस रात प्रियांशु का कत्ल किया गया था उस रात 50 बार तकरीबन एक नंबर पर कॉल की गई थी। अब जब इस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि ये नंबर तो किसी जीवन सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जीवन सिंह के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो इस गुंजा सिंह का सगा फूफा है। अब सगे फूफा से इतनी ज़्यादा बात पुलिस को कहीं ना कहीं संदेह होता है। लिहाजा अब जीवन सिंह की भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो इसमें 2 लोगों के नंबर मिलते हैं। उनकी लोकेशन के आधार पर उन दोनों लोगों को उठा लिया जाता है। एक का नाम होता है जयशंकर चौबे, एक का नाम होता है मुकेश शर्मा। अब इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, प्रियांशु की हत्या हमने ही की है, लेकिन हत्या हमसे करवाई गई है। हत्या करवाने के पीछे का जब रीज़न पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जीवन सिंह एक व्यक्ति है, उसने हमें इस प्रियांशु की सुपारी दी थी। लिहाजा पुलिस वाले अब गुंजा सिंह को उठा लेते हैं, क्योंकि गुंजा सिंह ने अपने फूफा से तकरीबन 50 बार बात की थी। जीवन सिंह के घर पर रेड मारी जाती है तो जीवन सिंह फरार होता है। लिहाजा अब गुंजा सिंह से ही पूछताछ की जाती है
और दोस्तों जब गुंजा सिंह से पूछताछ की जाती है प्रियांशु की पत्नी से, यकीनन दोस्तों जो गुंजा सिंह जो कहानी बताती है उस कहानी को सुनने के बाद में ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई नाता बचा नहीं है जिसके ऊपर इंसान भरोसा कर ले। एकदम से रिश्तों को तार तार कर देने वाली बात जो है वो गुंजा सिंह बताती है। दरअसल गुंजा सिंह बताती है कि जब उसकी पैदाइश हुई तो थोड़ी सी जब वो चलने फिरने लगी, थोड़ी सी समझदार हो गई, तो उसके पिता ने उसको उसके फूफा के यहाँ रहने के लिए भेज दिया था, जीवन सिंह के यहाँ पे। अब वहाँ पे रहती है, वहीं पर पढ़ाई करती है, वहीं पर इसने परवरिश पाई। जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है, जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, तो इसका जो फूफा था उसके साथ में इसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब उसके साथ में जब इस गुंजा सिंह की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं जीवन सिंह सगे फूफा के साथ में, तो उसी के साथ में प्रेम संबंधों में आ जाती है। अब आए दिन जब कभी भी फूफी घर पे होती नहीं, बुआ जब नहीं होती, तो उसके बाद में ये अपने फूफा के साथ में शारीरिक संबंध बनाती। और गुंजा सिंह बताती है कि इस बारे में उसकी जो बुआ थी उसको कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन जून के महीने में उसकी जो बुआ थी, अप्रैल के महीने में उसकी जो बुआ थी उसने अपने पति जीवन सिंह को उसकी भतीजी के साथ में रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने इस बारे में गुंजा सिंह के पिता को बताया कि तुम्हारी जो बेटी है ये मेरे ही पति के साथ में रंगरलियाँ मना ली है। अब जैसे ही गुंजा सिंह के पिता ये बात सुनते हैं कि उनकी बेटी अब हद से ज़्यादा बाहर जा चुकी है, वो अपने फूफा के ही साथ में अनैतिक संबंधों में, लिहाजा जो गुंजा सिंह के पिता होते हैं वो अपनी बेटी गुंजा सिंह के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। 2 रिश्ते और आते हैं और उन दोनों ही रिश्तों को जीवन सिंह तुड़वा चुका था। लिहाजा इस बार जो गुंजा सिंह के पिता थे वो किसी भी हाल में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे, और इसी वजह से जो बिहार के औरंगाबाद नवीन नगर थाने में जो बड़बान गांव है, इसी गांव में रहने वाले प्रियांशु के साथ में रिश्ता तय हो जाता है। प्रियांशु की 60 से 70 बीघे ज़मीन थी, अच्छा व्यापार था, अच्छा कारोबार था, इसलिए प्रियांशु भी इस गुंजा सिंह के पिता को पसंद आ जाता है। उसके बाद में गुंजा सिंह की शादी प्रियांशु के साथ में कर दी जाती है, लेकिन गुंजा सिंह ने इस शादी करने से पहले भी इनकार किया था। उसने कहा था कि वो अपने फूफा से ही शादी करना चाहती है, लेकिन दोस्तों फूफा से भला कौन शादी करने के लिए इजाज़त देगा। एक जो रिश्ते में फूफा है, दूसरा उम्र में लगभग 60 साल उसकी है, और ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसे समाज उसको इजाज़त दे सकता है। इसलिए गुंजा सिंह ने अपने फूफा जीवन सिंह से कहा कि हम चलो भाग चलते हैं, लेकिन जीवन सिंह ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद में जो गुंजा सिंह थी इसकी शादी इस प्रियांशु के साथ में हो जाती है। प्रियांशु के साथ में जब शादी होती है तो मंडप वाले दिन ही जब वरमाला पहनाई जाती है, उसी दिन गुंजन सिंह ने अपने पति प्रियांशु को मारने की प्लानिंग कर ली थी। उसके बाद में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में ये प्रियांशु के साथ में रहना शुरू कर देती है, लेकिन आए दिन ये अपने फूफा से मिला करती, कभी फूफा के घर पे मिलती, कभी अपने ससुराल में ही मिलती, कभी अपने मायके में मिलती। लगातार उसके साथ में अनैतिक संबंधों में थी, शारीरिक संबंध बना रही थी। और इसने कई बार अपने फूफा से ये कहा कि हमें ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलना पड़ेगा, तो फूफा ने एक बार कह दिया कि हम लोग प्रियांशु को रास्ते से हटा देंगे। ये बातें गुंजन सिंह को पसंद आ जाती हैं। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के तहत जब ये व्यक्ति प्रियांशु वाराणसी में चंदौली जाता है अपनी बहन के यहाँ, और वहाँ से लौट रहा होता है, तो ये अपनी पत्नी गुंजन सिंह को सारी बात बताता है कि वो यहाँ आ गया, यहाँ पहुँचने वाला है। यानी पूरी डिटेल से वो अपनी पत्नी को बता रहा था। इधर गुंजन सिंह ने सारी बात जीवन जो उसका फूफा था उसको बताई, और जीवन ने ऑलरेडी 2 शूटर हायर कर रखे थे जो झारखंड के रहने वाले थे। उन दोनों शूटर्स को सारी लोकेशन बताई, और उसके बाद में बड़ी ही प्लानिंग के साथ में इस प्रियांशु की हत्या कर दी गई। ज़रा सोचिए दोस्तों, प्रियांशु की शादी को अभी महज 45 दिन के आसपास ही हुए थे, और उसकी हत्या की प्लानिंग कौन कर रहा है? उसकी अपनी ही पत्नी, जिसे वो लेके आया था, जन्म जन्मों की उसके साथ में रहने की कस्में खाई थी, वादे लिए थे, वही पत्नी उसको इस कदर मरवा देती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसी पत्नियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, उसमें पहला कमेंट्स किया है राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी हमें हर महीने फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और 15 यूरो का इन्होंने सुपर थैंक्स किया है। तो राणा सिंह जी, हमेशा की तरह मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद जोरेज़ हैं जो हार्ड बना के हमें कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह लिखते हैं बढ़िया कहानी है भैया, तो प्रियंका सिंह जी बहन शुक्रिया आपका। राइडर रॉक हैं, लिखते हैं लव यू, बस क्राइम की स्टोरी के साथ साथ कोई हिस्टोरिकल स्टोरी भी सुनाया करें। जी राइडर रॉक जी, ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन क्राइम की स्टोरी सुनाते सुनाते एक तरीके से इतनी ज़्यादा आ रही हैं क्राइम की स्टोरियाँ, तो उनको भी कवर करते करते टाइम नहीं मिलता है।
सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, आपकी मेहनत को सलाम, हिम्मत नहीं करो, हारो कामयाबी मिलेगी। तो सरफराज सिद्दीकी जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हैं जो हार्ड बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस भाई, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, तो माजिद अंसारी जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स मनदीप वर्मा का, लिखते हैं नमस्ते सर जी, गॉड ब्लेस यू, आपका प्यार सभी पर बना रहे। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनते हैं, तो प्रदीप वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। राइडर रॉक हैं, लिखते हैं शाहनवाज आपका न्यू फ़ैन है, बस आप हमेशा ऐसे ही कहानी सुनाते रहें, सुनाते सुनाते अब मुझे आपकी आदत हो रही है। मैं शम्स ताहिर खान सर को सुनता हूँ पर आपको भी सुनता हूँ। तो शाहनवाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल पर आप लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है और ज़माना जो है वो ख़राब चल रहा है। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, नाइस स्टोरी, लवली वॉइस लिसनिंग फ्रॉम ओमान इबरी, थैंक्स। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ओमान से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं भैया बहुत जल्दी आपका ये चैनल भी ग्रो करेगा, ये एक बहन की दुआ है, खुश रहिए भैया, हमेशा ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए। तो प्रियंका सिंह जी मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शियानापुर शहर से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके कमेंट्स पर रिप्लाई है काशिफ जैक का, लिखते हैं शियाना बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार गया हूँ, मेरे दोस्त रहता है वहाँ पर, बीता में बहुत प्यारा सुकून वाली जगह है, तो शियाना मैं आने की कोशिश करूंगा अगर अच्छी जगह है तो बिल्कुल भी। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, दिनेश कुमार जी आपकी वाइफ दीप का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह है, लिखते हैं इंसान क्या से क्या सोचता चला जा रहा है और क्या क्या सपना देखा है, हर सपने पूरे नहीं होते, फिर भी क्राइम पर क्राइम हुए जा रहे हैं, से खैर भैया जय श्री राम। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं और आजकल इंसान की ज़रूरत पैसे की ज़रूरत बन गई है, शुक्रिया आपका, आपने कमेंट्स किया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में सन्नी जी हैं, लिखते हैं सन्नी साफा, लिखते हैं भाई छत्तीसगढ़ रायपुर खुद मुदा हत्याकांड सुनाना। जी भाई मैंने बोल दिया है, मेरे जो स्टोरी राइटर हैं वो देख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। सालिम अंसारी लिखते हैं ये तो मेरे ज़िले की कहानी है, सालिम अंसारी जी शुक्रिया आपका। नासिर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई कैसे हैं भाई, लोग दुनिया किस तकलीफ़ को देख के अपना फ़ायदा ढूंढ लिया उसमें। जी ऐसे ही लोग हैं दुनिया में, दूसरे की तकलीफ़ को देखकर उसमें अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। विपिन यादव लिखते हैं भाई कल जो स्टोरी सुनाए हो वो मेरे गांव की है, लेकिन मेरे गांव में ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई। तो विपिन जी आपको जो मैंने स्टोरी सुनाई थी वो आपके गाँव की है, लेकिन आपके गाँव में वो मर्डर हुआ था और वो रहने वाला व्यक्ति दूसरी जगह का था। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, प्रॉपर्टी के लालच में आकर लोग अपने ही पत्नी से शादी करा देना, भी बीबी को अपनी बहन बता देना, फिर कत्ल कर देना, ये इन लोगों का दिमाग है और ये किस तरीके का दिमाग लगाते हैं। बालिश बिहारी जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में क्या कहें जो पैसे के लिए किसी को भी मार दें, और ऐसे कैसा कर सकते हैं लोग। तो देव कुमार जी आपका शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती कमेंट किया। टोनम विभांग है, लिखते हैं नो मोर ऐड वी डोंट ऐड। तो आपने कमेंट किया, शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट है आतन सर करके आइडिया लिखते हैं प्राकृत जी की वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ पता करके बताओ भाई क्या हो गया है, सलामत हैं। जी भाई प्राकृत जी बिल्कुल ठीक हैं और अभी 27 से 28 दिन और लगेंगे उनका वीडियो आने में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद में खुशौफ हैं, लिखते हैं मेरा नाम अफजल है सर, मेरा नाम भी ले लिया करो। तो अफजल जी आपका शुक्रिया। विपिन यादव लिखते हैं सॉरी भाई मैंने अभी गांव में फ़ोन किया तो पता चला कि ये सही स्टोरी है। जी भाई स्टोरी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। दिनेश कुमार जी, देव कुमार जी, तौसीफ़ जमादार और ये सारे जो प्रियंका सिंह है, ये सारे लोग हार्ट्स बनाकर हमें बधाई देते हैं। तो भाई आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।